जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम जीव विज्ञान की दूसरी वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कोशिका के बारे में। और अगली वीडियो में हम आपको कोशिकांग के बारे में बताएंगे। और एक वीडियो अपलोड कर दी गई है पहले से जिसमें जीव विज्ञान का परिचय बताया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली वीडियो ना देखे हो तो उसको जरूर देख लेंगे। चलिए तो बात करते हैं सेल अर्थात कोशिका की। तो सबसे पहली बात आती है कि जो कोशिका होती है वह जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? कार्यात्मक इकाई होती है। क्लियर है पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह किस विज्ञान में? तो आपका जवाब हो जाएगा कोशिका विज्ञान में ही कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साइटोलॉजी बोलते हैं। तो कोशिका शब्द का प्रयोग या कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में, डेट याद रखेंगे, 1665 में किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखना आपको, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। क्लियर इतना पॉइंट? अच्छा, अब आपको ध्यान देना है, ये जो कोशिका होती है, कोशिका सेल, तो कोशिका में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वह माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका की होती है। किसकी होती है बाबू? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका। याद रखेंगे सभी लोग, गैलीसेप्टिकम की होती है। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। क्लियर पॉइंट। और जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है या सबसे भारी कोशिका बोलेंगे तो वह किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, अर्थात ऑस्ट्रिच एग की होती है। बात समझ में आई? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। क्लियर है? ये इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर आपको ये देखना है ध्यान से कि ये जो कोशिका होती है, कोशिका, तो कोशिका दो प्रकार से होती है। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं श्वान ने किया था। किसने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन? यहां पर ध्यान देंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं श्वान ने दिया था। स्लाइडन एवं श्वान ने दिया था। बात समझ में आई? अब यह सिद्धांत क्या कहता है, आइए इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान देने योग्य बातें यह है कि कोई भी जीव की जो उत्पत्ति होती है वह एक कोशिका से होती है। यानी किसी भी जीव की जो उत्पत्ति होती है, किसी भी जीव की, वह उत्पत्ति किससे होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा एक कोशिका से होती है। कितनी कोशिका से होती है? एक कोशिका से होती है। अब जो कोई जीव होता है या तो वह एक कोशिकीय हो सकता है या फिर बहुकोशिकीय हो सकता है। तो ये कोशिका विभाजन कैसे होता है? तो कोशिका विभाजन सबसे पहले देखा किसने था? तो कोशिका विभाजन सर्वप्रथम बिरचाऊ ने देखा था। ये आपको पता होना चाहिए। आइए, इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये जो कोशिका होती है, तो कोशिका में हमें सबसे पहले तीन फैक्ट पता होने चाहिए। क्या क्या? तो सबसे पहले आता है कोशिका भित्त। क्या होगा? कोशिका भित्त। क्लियर पॉइंट। और फिर क्या आ जाएगा आपका? जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य। और आपका क्या आ जाएगा? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा रिक्तिकाएं। क्या हो जाएगा? रिक्तिकाएं। क्लियर पॉइंट। तो यहां पर हमें देखने वाली बात क्या है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण मिलेंगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जहां से आपके प्रश्नों की श्रृंखला बनेगी और बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको अगली वीडियो में मिलेगी। अब यहां पर आपको क्या देखना है, अगर हम बात कर लेंगे, जो कोशिका होती है वह इन्हीं के आधार पर कुल दो भागों में बांटी गई है। कितनी भागों में बांटी गई है? दो भागों में बांटी गई है। क्लियर है? अब दो भागों कौन कौन सी हैं, आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी क्या हो जाएंगी? यूकैरियोटिक कोशिका। क्या क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। पहला क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ध्यान से देखिएगा यहां पे। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम दो कोशिकाएं बनाते हैं और इन दो कोशिकाओं से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात ये जान लेंगे, यहां पर भी हमने एक कोशिका बना दिया और यहां पर भी एक कोशिका बना दिया।
इन्हीं दोनों कोशिकाओं से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा टॉपिक। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक पाया ही नहीं जाएगा, और इसमें केंद्रक पाया जाता है। बात समझ में आई? इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब इसमें केंद्रक पाया जाएगा तो अब देखेंगे यहां पर क्या होगा। जो दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक होता है केंद्रक द्रव्य और दूसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य। तो अब यहां पर जब केंद्रक पाया ही नहीं जाएगा तो ये जो केंद्रक द्रव्य होगा कोशिका द्रव्य से सीधे मिले रहेंगे। तो आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य सीधे संपर्क में होते हैं। जबकि यहां पर आप फोकस करिएगा, यहां पर जो आपका केंद्रक द्रव्य रहेगा वह किससे, तो आपका जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव्य से अलग होते हैं। कोशिका द्रव्य से क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्लियर हो रहा पॉइंट आप सबको? कमेंट सभी बच्चे कर देंगे। तो क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यहां पर केंद्रक पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर पॉइंट? अब दूसरा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है, इसमें ER यानी आपका क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अंतः प्रदव्य जालिका। तो अंतः प्रदव्य जालिका यहां पर क्या होता है बाबू, नहीं पाया जाता है, जबकि यहां पर ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो एक जाल के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं प्यारे बच्चों, जो एक जाल के रूप में होते हैं। और इन्हीं जाल के रूप में क्या पाया जाता है, इन पर छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोसोम। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, राइबोसोम, तो यहां पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर अंतः प्रदव्य जालिका नहीं होने के कारण छोटी छोटी, अर्थात किस टाइप की, तो आपका जवाब हो जाएगा 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अंतः प्रदव्य जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाने के कारण इसपे कणिकामय राइबोसोम पाए जाते हैं, जो किस टाइप का होता है, तो 80S टाइप का राइबोसोम होता है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद भी आप कमेंट करेंगे अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर सबसे पहले वीडियो में क्या पढ़ाया जाएगा, बायो पूर्ण रूप से वीडियो देने के बाद आपको दूसरी सीरीज दी जाएगी, साथ में आपको एक वीडियो किसकी दी जाएगी, जियोग्राफी की, जो कहीं से भी हो सकती है, महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे गाल्जी काय, गाल्जी काय आप जानते होंगे, ये सारे के सारे चीज क्या होती हैं अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर ये देखेंगे कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका के ही अंग होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हाथ है, पैर है, चेहरा है, आंख है, नाक है, समझ रहे हैं बात को, कान है। तो इसी प्रकार कोशिका के भी कई अंग होते हैं। तो उसी में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, गाल्जी काय। तो ये जो गाल्जी काय होता है यह आपको पता होना चाहिए। गाल्जी काय प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि गाल्जी काय यहां पर पाए जाते हैं। और गाल्जी काय के बारे में आपको यह पता होना चाहिए, पादप जगत में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? अब आप देखेंगे, अगर यहां से आपसे कह दिया जाए बताइए क्या यहां पर केंद्रिका पाया जाता है, तो आप कहेंगे यहां पर केंद्रिका का भी अभाव होता है, जबकि यहां पर केंद्रिका पाई जाती है। बात आई है, अब आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे यहां पर अपूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। अगर कोई कोशिकांग मिलता भी है तो उनका पूर्ण विकास नहीं होता है, यानी हम कहेंगे
अपूर्ण विकसित कोशिकांग। कैसे बोलेंगे प्यारे बच्चों? अपूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। जबकि यहां पर अगर हम आपसे पूछ लें तो आप कहेंगे पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लियर है? यहां पर जो डीएनए पाया जाएगा वह इकहरी सूत्र के रूप में पाया जाएगा। किस रूप में पाया जाएगा प्यारे बच्चों? इकहरी सूत्र के रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह पूर्ण विकसित नहीं होता है, और जब डीएनए पूर्ण विकसित होता है तो वह दोहरी सूत्र के रूप में मिलती है। तो अगर आपसे कह दिया जाए बताइए डीएनए किस कोशिका में पूर्ण विकसित अर्थात दोहरी सूत्र के रूप में मिलती है, तो आपका जवाब क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका में। किन कोशिकाओं में? यूकैरियोटिक कोशिका में। स्पष्ट है सभी बच्चों को? जल्दी बोलें, क्लियर इतना पॉइंट ना? बहुत अच्छी बात है। अब जो ध्यान देना आपको, अगर यहां पे आपसे कह दिया जाए कि बताइए किन कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक, किन जंतुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि यह प्रोटोजोआ में, कहां पर बाबू? प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ के साथ साथ और क्या याद रखना है आपको? ठीक है, नील हरित शैवाल में। कहां पर बाबू? नील हरित शैवालों में। ठीक, नील हरित शैवालों में। और कहां पे ध्यान देना है? नील हरित शैवालों के साथ साथ अगर पूछ लिया जाए ये कहां पे पाए जाए, तो ये पादप जगत और जंतु जगत में पाए जाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो कोशिका भित्त होती है, कोशिका भित्त आई थिंक आप अभी समझ नहीं रहे होंगे कोशिका भित्त क्या होती है। तो कोशिका भित्त का मतलब होता है सेल वाल। क्या होता है बेटा? सेल वाल। ठीक है, जो सेल वाल पाई जाती है। जब पादप कोशिका आप पढ़ेंगे तो पादप कोशिका को जो सबसे बाहरी भाग होता है वह क्या कहलाता है? कोशिका भित्त। तो बात की जाती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? तो इसमें कोशिका भित्त जो बनी होती है वह कार्बोहाइड्रेट, किसकी बात करेंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्त, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। एक चीज सबको नोट्स बनाना है, जितनी बातें बताई जा रही है जो भी मैं बोल दे रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे। ये निश्चित रूप से जान लीजिएगा हम लोगों के लिए अर्थात आपके लिए अगर बेहतर होगा तो मेरे लिए भी बेहतर है। क्लियर पॉइंट? इसमें कोशिका भित्त किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा और प्रोटीन की बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्त बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? सेलुलोज की बनी होती है। अब कोशिका भित्त भी कई प्रकार की होती है, सारी चीजें बताएंगे हम, बिल्कुल छटपटाना मत, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्लियर इतना पॉइंट? अब आपको देखना है कि अगर आपसे कह दिया जाए क्या इसमें डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसमें डीएनए जब इकहरी सूत्र में पाया जा रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण मतलब अपने भाषा में समझ लेंगे, बंटवारा नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बात समझ में आई? सभी बच्चे बोलेंगे? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक स्पष्ट है? चलिए, तो अब आपको पता होना चाहिए जो हम आपको अगली वीडियो में देंगे वह क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि जो कोशिका होती है हम कोशिका के कोशिकांगों का वर्णन करेंगे, ठीक है, और बहुत मजे से आपको समझ में आएगा। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।